तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और आपने समझ लिया है कि किस तरीके से हमें एलिवेशन को और एंगल ऑफ डिप्रेशन को डील करना है और प्रॉब्लम को फ्रेम करना है। एक बार क्विकली मैं रिकॉल भी करवा देता हूँ आज की क्लास में भी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सिंपली एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऐसा एंगल है जो दो लाइन के बीच बनता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, रेफरेंस लाइन जिसे आप बोलते हो, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, और दूसरा आपके पास लाइन ऑफ साइट होता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है ये जानना जरूरी है। लाइन ऑफ साइट एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, या आप सिंपली बोलो कि एक ऐसी लाइन है जो ऑब्जर्वर यानी व्यूअर और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस लाइन है, इनके बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एक कंडीशन और है जो आगे लिखी हुई है, यहां से पढ़ें आप। इफ द लाइन ऑफ साइट इज अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां पे लाइन ऑफ साइट क्या होना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर फिगर में। एक काम करना आप, ये यदि आईज है, यदि ये आप आंख लेके चल रहे हो, तो फिर ये एंगल होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड से देखते हैं तो इन जनरल इस पर्टिकुलर हाइट को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन यदि बोला जाए कि ये हाइट 1 मीटर है या वट एवर, तो ऐसे केस में फिर हम इसको निग्लिजिबल नहीं मान सकते। ऑल राइट, ठीक। तो चलिए, अभी तो हम लोगों ने समझ लिया कि एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट क्या है। डिप्रेशन भी देख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे होगा और आप हाइट पे होगे, यानी ऑब्जर्वर यदि हाइट पे होगा और ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड ग्राउंड पे होगा, तब हमें ये एंगल मिलेगा। तो समझ लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिलो द आई लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर, देन द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सिंपली आप बोलो तो सिंपल आप ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन की बात तो यहां भी हो रही है और लाइन ऑफ साइट की बात भी यहां हो रही है, लेकिन लाइन ऑफ साइट यहां पे ग्राउंड से नीचे है। क्यों लाइन ऑफ साइट? ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। ग्राउंड के नीचे नहीं बोलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है ये बोलना चाहिए। पिछले केस में क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर था लाइन ऑफ साइट। तो यहां पे क्यों आ गया लाइन ऑफ साइट नीचे? क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा। तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने जितनी भी क्लास अभी तक ली हैं, हर क्लास में मैक्सिमम क्लास में मैंने इन टॉपिक्स को, तीनों ही चीज़ों को, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट को एक्सप्लेन किया है। बस पर्पज इसका यही है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था और कल की क्लास में आप लोगों ने आंसर निकाला था। कुछ लोगों को डाउट था, तो एक बार और देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम बिगिन। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझें कि एक ट्री है जो स्टैंड कर रहा है। सपोज इस टाइप से आप एक ट्री एज्यूम कर लें, ये स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, वर्टिकली। हुआ ये कि विंड के कारण ये ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक जिस जगह से हुआ, सपोज यहां से हुआ। ठीक है, लेकिन इसके ब्रेक होने का इस तरीके से ब्रेक हुआ ये कि ऐसा कुछ हुआ। देखिएगा ध्यान से, ये ट्री था। ठीक है, इस जगह पे ये ग्राउंड है पूरा। ऑब्वियसली आप उसको जितना एक्सटेंड करना चाहें कर लें। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। यहां से ये ब्रेक इस तरीके से हुआ कि ये एग्जैक्टली ग्राउंड पे आके टिक गया। मतलब इसके जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, एग्जैक्टली टिप वाला पोर्शन एग्जैक्टली कहाँ आ गया? ग्राउंड पे। ये इसमें बोला गया है, यानी ये आपका ए पॉइंट आ गया ग्राउंड पे। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है आपका ये टिप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री, और साथ ही साथ ये गिवन है कि ये किस जगह पे आया। जिस जगह पे भी आया उन दोनों जगह, मतलब फुट का इस पर्टिकुलर प्लेस से डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर। एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लें, कल भी आपने पढ़ा है, समझ गए होंगे। तो अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, विंड के द्वारा ट्री टूट गया। टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये जो टॉप है इसका वो 30 डिग्री पे स्ट्रक कर रहा है। डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द रूट, ये रूट है। इस रूट से इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दी है? 30 मीटर। तो ये मैं 30 मीटर यहाँ पे इंडिकेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यदि ध्यान से मैं देखूँ तो ये 90 डिग्री होगा बच्चों, और ये 90 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी इज हाइपोटेन्यूज ओवर हियर। तो चलिए मैं ए सी को लिख देता हूँ, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, कैपिटल एच लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है यहाँ पे 30। तो ये क्विकली आप समझ गए होंगे अब तक कि ये बेस है,
और इस थीटा के लिए ये क्या है, ये अपोजिट है, यानी ये परपेंडिकुलर BC है यहाँ पे। ठीक, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले तो एक अप्रोच लगा लेते हैं, और अप्रोच ये है कि हम टोटल लेंथ निकालना चाह रहे हैं, द होल लेंथ ऑफ ट्री वी वांट, यानी हमें BC प्लस AC चाहिए, हमें ये टोटल चाहिए ना भाई, BC AB चाहिए ध्यान से देखा जाए तो, पर AB किसके इक्वल है, BC प्लस CA या AC जो भी बोलो आप, टोटल हमें AB चाहिए, और मेरा AB किसके इक्वल है, BC और प्लस AC। तो मुझे कुछ भी करके BC निकालना है और कुछ भी करके AC निकालना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, आप BC निकाल लो, और यदि BC आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, मैं सबसे पहले इधर सॉल्व करता हूँ इस जगह पे, और इधर सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें BC चाहिए, तो tan थीटा लगाते हैं हम। tan थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री हमने यूज किया। tan 30 डिग्री इक्वल होता किसके, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो बेटा यहाँ BC यूज हो रहा है, ठीक है, समझ गए होगे आप। और बेस की जगह आपको साफ साफ 30 डिग्री दिया, 30 मीटर दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली 30 रख दो। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, यहाँ पे आप 1/√3 रख दें, और यहाँ मिल जाएगा BC/30। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताएं। अब इस 30 को मैं भेज देता हूं इस 1 के साथ, तो 30/√3 हो गया ये, और इधर आपको क्या मिल रहा है, BC। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं ऊपर और नीचे इंटू कर दूंगा, किस चीज से, √3 से। क्यों ऐसा किया जा रहा है आपको पता है, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। आप ये लाइन जरूर लिख देना एग्जाम में कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे इस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके आप बोलो क्या मिलेगा, तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो मिलने वाला है, ऊपर आ गया 30 मेरे पास, ठीक, समझ गए, 30 आ गया, और साथ ही साथ मेरे पास आ गया √3, और नीचे मेरे पास आ गया √3 इंटू √3 जो कि होता है 3। ये मुझे BC की वैल्यू मिल रही है। अब मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ कि BC आ क्या गया, तो BC मेरे पास आ गया है, ये 10 टाइम्स कटेगा बेटा, तो मेरे पास आ गया 10√3 मीटर, 10 टाइम्स √3 मीटर। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, और आप चाहो तो इस जगह पे ये काम आपको बिल्कुल लास्ट में करना है। क्या काम, AB आपको पता चला है, क्या पता चला है, AB BC प्लस AC। तो ये काम हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, अभी तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक मुझे क्या पता चल गया, चलिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अभी तक मुझे पता चल गया है BC प्लस AC में मुझे BC पता चल गया है। कितना पता चल गया है BC, बता दो आप। BC मुझे पता चल गया है, AB इज इक्वल टू BC मुझे पता चल गया है 10√3। अब मुझे AC पता करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए पहले तो अब मैं इस साइड AC पे काम करता हूँ, ठीक। अब वापस से, अब हमें BC पता चल चुका है, AB पता चल चुका है, अब हमें AC चाहिए, यानी हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दोनों हमें पता है, मतलब हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, परपेंडिकुलर हमें पता है। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, साइन का। क्या कॉन्सेप्ट है साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक। यहाँ पे हमने यूज किया साइन, कितना, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री के साथ परपेंडिकुलर हमें पता चल गया है BC, और BC की वैल्यू हमें पता है 10√3, और ये हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC, यानी AC हमें चाहिए। साइन 30 डिग्री होता है बच्चों 1/2, और यहाँ मिल गया 10 टाइम्स √3 ओवर AC। अब इस AC को 1 के साथ ले जाओगे तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विद 10√3, 2 मल्टीप्लाइड विद 10√3। अब बस इतना आप बताओ कि 2 मल्टीप्लाइड विद 10√3 कितना आएगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे, ये आ जाएगा 20√3। इसे आप सेकंड इक्वेशन नाम दे दो, ठीक है। एग्जाम में भी इसी पैटर्न में आपको काम करना है, प्रॉपरली अरेंज करके। तो इसको सेकंड इक्वेशन नाम दिया। अब इसकी वैल्यू भी यहाँ पे रख दो, यानी आप AC की वैल्यू रख दो 20√3। तो इतना काम करने के बाद ये यहाँ से आपका थर्ड स्टेप शुरू होगा, ठीक है। स्टेप वाइज यदि आप इसको क्वेश्चन को डिवाइड करो तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू परफॉर्म्ड, हियर द सेकंड स्टेप दैट यू परफॉर्म्ड। वंस यू आर डन विद दीज 2 स्टेप्स, देन यू प्रोसीड विद दिस थर्ड स्टेप, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। इस चीज को आप यहां से शुरू कर दो,
ठीक, अब हमें ए बी चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए। किसकी टोटल लेंथ? इस ट्री की टोटल लेंथ। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये वाली टोटल लेंथ और इस टोटल लेंथ को ऐड करना होगा। सिंपल सा देखें तो हमें ये बी सी यहाँ तक और वापस से इस ए सी को यहाँ तक, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो बी सी हमें 10√3 मिल गया, ए सी हमें 20√3 मिल गया। तो ये हमें टोटल मिल चुका है 30 मल्टीप्लाइड विद √3, क्योंकि √3 यदि कॉमन भी लोगे आप तो 10 + 20 30 दे देगा, या सिंपली आप बोलो कि 10√3 था, उसमें 20√3 और ऐड हो गया तो 30√3 हो गया। अब 30 टाइम्स √3 की वैल्यू आपको शायद पता है 1.732 एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये √3 की, ठीक। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज दे के रख रहा हूँ, या ये वैल्यू मैंने बता दिया है। अब एक तो आप ऑप्शन रूट के फॉर्म में भी पहले चेक करो, क्या कोई ऑप्शन ऐसा आपको दिख रहा है जहां 30√3 हो? यार यहाँ 20√3 है, ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ 10√3 है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब पॉइंट वाले आंसर तो आप तभी चेक कर पाओगे जब पॉइंट में वैल्यू रख दोगे। चलो ये मैंने रख दिया है। अब चलिए पहले तो आप 3 का इंटू करिए। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 और 4 5, ये आ गया 5196, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1 0 और आएगा। क्यों 1 0 और आएगा, समझ गए? 1 0 क्यों आएगा ये समझ गए कि नहीं? पहले ये बताओ आप, शायद समझ गए होगे क्यों आएगा 1 0 और, क्योंकि 30 है तो 51960। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा? पॉइंट लगेगा 1 2 3, 3 मतलब 1 2 3, 51.960। और 51.96 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन है जिसमें हमें दो बार अप्रोच लगाना है साइन और टेन का, लेकिन आपको खुद से दिमाग लगाना होगा कि कहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाएं। तो अब तक इतने सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं तो इस क्वेश्चन में आइडिया आपको ऑलरेडी हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में मैं सभी अच्छे क्वेश्चंस ही ले रहा हूं, आपको ध्यान से देखना होगा पूरा लेक्चर और ध्यान से समझना होगा। और ये मेरा सजेशन है आपको कि इन सभी क्वेश्चंस को एक बार और आप तुरंत कर लें। जैसी क्लास आप ओवर करते हैं एक बार और इन्हें अच्छे से करें और प्रॉपरली इनका नोट्स बना लें। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा आपको। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा। द शैडो ऑफ अ फ्लैग स्टॉफ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शैडो ऑफ फ्लैग स्टॉफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड। देखो अब दो कंडीशन है। अब सन जैसे जैसे अपने पोजीशन को चेंज करता है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक। सपोज सन की पोजीशन यहाँ है, ठीक। तो सन की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होती है तो होगा क्या? इसकी शैडो आपको अलग मिलेगी। सपोज अभी शैडो इतनी मिली, यहाँ पे इस शैडो का कोई एंगल मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, और अच्छे से देख लो आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं और लॉजिकल भी होते हैं, थोड़ा सोचना भी पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब सपोज थोड़ा सा टाइम बीता और टाइम बीतने से आपके सन की पोजीशन चेंज हुई, और सन के पोजीशन चेंज होने से पता है क्या होगा? शैडो आपकी चेंज होगी। शैडो चेंज होगी, मे बी कि ज्यादा लेंथ की हो जाए, मे बी कम लेंथ की हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द एलिवेशन ऑफ दिस सन दैट यू आर कंसिडरिंग। इस सन के एलिवेशन पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। और इसलिए ये एंगल बदल जाएगा, ठीक है। तो पहले एंगल कुछ था, अब एंगल कुछ हो जाएगा, तो अब ये थीटा हो जाएगा। पहले के एंगल की क्या कंडीशन है वो आप समझ लो। लेकिन पहले क्या बोला गया था? When the sun rays meet the ground at an angle of 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री पे मीट कर रहा है, the shadow of a flag stuff is 3 times। शैडो 3 गुनी बढ़ जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है शैडो। As the shadow of flag stuff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 डिग्री। फिर बोला द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम्स ऑफ लॉन्गर शैडो। लॉन्गर शैडो के टाइम में एंगल क्या होगा? पहले जब एंगल 60 डिग्री था, पहले जब एंगल 60 डिग्री था तो शैडो कितनी थी ये आपको बता दिया है। मान लो कुछ भी मान लो, शैडो कितनी थी मान लो, x मान लो, ठीक है। ये शैडो होगी आपकी। शैडो क्या है समझ तो रहे हो ना? शैडो कौन सी पोजीशन को बोल रहे हैं हम? ये आप सपोज आप अपनी पोजीशन ही मान लो, आप यहाँ पे हो, तो ये आपकी शैडो है। दिस इज योर शैडो। ये शैडो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो यदि आप इस टाइप से वर्टिकली अपने आप को प्लेस करते हो तो आपकी शैडो अभी सपोज मान लेते हैं, सपोज x है। लेट्स से द शैडो इज x नाउ। तो
60 डिग्री पे यदि x है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये शैडो बढ़कर हो गई 3x, यानी इंक्रीज हो गई है। आपसे ये पूछा गया है कि यदि ये शैडो बढ़ के इंक्रीज हो गई है तो कितना एंगल बना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो खास बात होता है या जो खास चीज होती है वो क्या होती है, वो आपको ध्यान दिला दूं मैं, और आपको ये कॉन्सेप्ट बना भी लेना चाहिए दिमाग में, कॉपी में भी नोट कर लेना चाहिए। ऐसे केस में बेटा शैडो चेंज होगा लेकिन इंसान थोड़ी ना चेंज होगा। सपोज आप अपनी शैडो की बात कर रहे हो तो आपकी लेंथ थोड़ी ना बदलेगी। तो यहाँ पे ये ए बी जो होता है वो सेम बना रहता है, यानी यहाँ पे यदि ए बी एच है तो यहाँ भी ए बी एच होगा। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हाइट चेंज नहीं होगा, सिर्फ शैडो की लेंथ चेंज होगी। तो बस एक बार आप केस बना लो, फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस जो आपको बना के काम करना है, और इसको डील करने के बाद आपको हाइट पता चल जाएगा और उस हाइट का यूज करके आप सेकंड केस में से पता कर लोगे कि एंगल क्या होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, हाइट और एक्स के बीच में रिलेशन यहां से हम निकालते हैं। हमें एच और एक्स पे रिलेशन निकालना है, मतलब हमें 60 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर और 60 डिग्री के साथ बेस पर रिलेशन बताना है। तो 60 डिग्री इसके साथ रिलेशन हम जानते हैं tan थीटा में होता है। क्या रिलेशन जानते हैं? tan 60 डिग्री लगा देते हैं डायरेक्ट, परपेंडिकुलर यानी h और बेस यानी x, और tan 60 डिग्री होता क्या है? ये होता है √3। ये मैंने √3 रख दिया, किसके इक्वल है ये? h डिवाइड बाय x के। तो यहाँ पे h और x में रिलेशन आ गया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। h इज इक्वल टू मुझे पता चल गया है √3 टाइम्स x, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। इस x को सिंपली मैंने √3 के साथ भेज दिया और नीचे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैंने किसके साथ भेज दिया? आप समझ गए हो, ठीक है। इस 1 को हमने इसके साथ भेज दिया, h के साथ। तो √3 टाइम्स x इज इक्वल टू h आ गया, फर्स्ट केस। अब ये जो h है ये मेरा इस क्वेश्चन के लिए भी वैलिड है, यानी यहां भी h मेरा क्या यूज होने वाला है? √3 टाइम्स x। तो बस यही काम आपको कर देना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लें, इसमें आप टैग लगाएं इंपॉर्टेंट, सच क्वेश्चन मे बी देयर इन योर एग्जाम, ठीक। अब चलिए आगे काम करते हैं हम लोग। इस पे सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं क्योंकि हमें थीटा चाहिए, और tan थीटा इसलिए लगाते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता चल चुका है √3 टाइम्स x, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3 टाइम्स x, और साथ ही साथ बेस मुझे पता है 3 टाइम्स x, ठीक। तो यहाँ से x और x तो मैंने कैंसिल कर ही दिया। बस एक छोटा सा काम, क्या आप 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। फिर इस √3 को इस √3 से काट सकते हैं। तो अब की कंडीशन में आपको मिल चुका है tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर √3। अब बस इतना आप याद कर लो कि tan थीटा 1 ओवर √3 होता कब है। तो आपको याद आएगा कि tan थीटा 30 डिग्री पे 1 ओवर √3 होता है, और यदि tan थीटा tan 30 के इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका थीटा किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल है। ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपने ऑब्जर्व किया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो इसको आपने कर लिया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें ध्यान से। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। यहाँ पे ऑब्जर्वर, सपोज आप ऑब्जर्वर हो, ग्राउंड पे हो, ठीक। अब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी हाइट यहाँ पे बता दिया गया है कि आप 1.5 मीटर टॉल हो। तो यदि आपकी हाइट यहाँ बता दिया है तो फिर एक काम आपको तुरंत कर लेना चाहिए, एक रेफरेंस इस जगह पे बना लेना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो एक रेफरेंस लाइन आपको अपनी हाइट से बना लेना चाहिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ये बात आप याद रखो। तो 1.5 मीटर ये ऑब्जर्वर की लेंथ है, और ऑब्जर्वर ने अपनी हाइट से एक रेफरेंस बना लिया। सपोज दिस ऑब्जर्वर इज ए बी, ठीक है, ए बी मान लेते हैं, इसकी लेंथ 1.5 है। किसे देख रहा है ये? 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये कोई चिमनी है, कोई बहुत बड़ी चिमनी है, मान लो कोई फैक्ट्री की चिमनी है, ठीक। ये फैक्ट्री की चिमनी है जहां से धुआं निकल रहा है, ऐसा समझ लो। इस फैक्ट्री के चिमनी से कितना दूर है ऑब्जर्वर? ये ऑब्जर्वर 28.5 मीटर अवे है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। समझते चलो, बहुत ही सिंपल चीजें हो जाती हैं यदि हम एक बार, चलो यहीं तक की हाइट ले लेता हूं मैं, बीच में भी रख सकते हो आप, मैं यहीं तक मान लेता हूं, ठीक।
28.5 मीटर है। ठीक, अब आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी। अब ये आंख से ही तो देखेगा ऑब्जर्वर, पांव से तो देखेगा नहीं, तो यहाँ पे उसकी आंख होगी, तो यहाँ से उसने देखा तो क्या देखा, उसने ये देखा प्यारे बच्चों कि एंगल जो बन रहा है वो एंगल किसके इक्वल है, पढ़ो अच्छे से बताओ, वो एंगल हमें 45 डिग्री के इक्वल, इस पॉइंट पर जो एंगल बना वो किसके इक्वल है, ये एंगल 45 डिग्री के इक्वल है, ऐसा पाया गया। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की टोटल हाइट पूछा गया है। चलिए अभी निकालते हैं हम, बहुत इजी बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको ये 28.5 दिया है, मैं चेंज कर देता हूँ कलर इसका, ये 28.5 दिया है, तो प्यारे बच्चों ये भी 28.5 हो जाएगा। यानी यदि हमें ये ए बी दिया था तो इसको मैं चलो ए सी नाम दे देता हूँ, इसको ए डी नाम दे देता हूँ, और इस जगह को ई नाम दे देता हूँ। और एक काम मैं करता हूँ, मुझे सी डी चाहिए तो मैं सिंपली 1045 लगा दूंगा, और 1045 डिग्री मुझे सिंपली पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह सी डी रखना है मुझे, और साथ ही साथ बेस की जगह 28.5। अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक है, देखो ध्यान से, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा, और बेस आपका 28.5, तो सिंपली रख दिया। 1045 डिग्री क्या होता है भाई, ये तो 1 होता है, यानी यहाँ पे यदि 1 रख दोगे तो कितना मिल गया हमें, सी डी डिवाइड बाय 28.5। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, जहाँ पे आपने सी डी की वैल्यू निकाल ली, और सी डी की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, 28.5 मीटर। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा इतना। तो आज 28.5 मीटर आपने ये सी डी निकाल लिया है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लॉजिकल है। ठीक है, मैंने बिल्कुल इजी से टफ की ओर बढ़ रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और यही मेरा फ्लो होता है, क्योंकि बच्चों को समझ में चीज़ें तभी आती हैं जब बेसिक से पढ़े हों, और यही कारण है कि मैं पहले इजी चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं टफ की ओर बढ़ता हूँ। तो सी डी हमें पता चल चुका है। क्या चिमनी की टोटल लेंथ के बारे में आप जानते हो कि चिमनी की टोटल लेंथ है क्या चीज? तो चिमनी की टोटल लेंथ है यहाँ पे DE या ED, जो भी बोलो आप। चलो ED बोल देता हूँ, मैं ED बोल देता हूँ। ठीक, और ये ED मेरा किसके इक्वल है? ये मेरा ED इक्वल है EC प्लस CD। क्या मुझे CD पता चल गया है? यस, वी आर हियर विथ CD। कितना CD पता है मुझे? ये पता है 28.5। और EC पता है क्या? बिल्कुल, यदि ये 1.5 है प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ EC भी 1.5 होगा, क्योंकि ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास EC कितना पता है? ये पता है 1.5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो ये मिलेगा 29 और 30। ठीक है, 5 5 10 8 1 9 और 10, जैसा भी आप ऐड करते हो, 30 मीटर ये आपका आंसर आ गया। यानी टोटल लेंथ इस चिमनी की कितनी है? हाइट बोल दो कितनी है? 30 मीटर इज द हाइट ऑफ चिमनी। ठीक, इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपने ये 2 क्वेश्चन देख लिए, एक आपने ट्री का देख लिया, दूसरा आपने शैडो का बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखा। थर्ड क्वेश्चन भी एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और अपलिफ्ट होगा अब धीरे धीरे। फोर्थ क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा और लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं इसको। पढ़िए, पहले अच्छे से पढ़ें आप एक बार क्वेश्चन, और इसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। जैसे जैसे पढ़ते चलो, काम करते चलो, आपको पता चल गया कि किसी पॉइंट P पे हमें काम करना है। चलिए इस पॉइंट हम P पे आ गए, और इस पॉइंट P से हमें क्या करना है वो हम पढ़ते हैं आगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। हाँ, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग आप एक देखो। ठीक, ये हमें 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग मिल गई। मान लेते हैं इस बिल्डिंग को AB, और ये पॉइंट हमारा P है। ठीक है, पॉइंट को P ही रहने दो। अब इस बिल्डिंग को हमने जब देखा तो एलिवेशन हमें 30 डिग्री मिला। ये हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं होगी, मुझे भरोसा है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब हुआ क्या बच्चों, इस बिल्डिंग के ऊपर हमने एक फ्लैग होस्ट किया, और जैसे ही हमने इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लैग हमने इसके यहाँ पे लगाया। ठीक, ये फ्लैग होस्टिंग हमने यहाँ पे की,
ऑल राइट। अब ये फ्लैग लगाने के बाद क्या हुआ, हमने फ्लैग को इसी पॉइंट से देखा। आगे पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पी इज 45। यहाँ से जब हमने फ्लैग को देखा, फ्लैग के टॉप पॉइंट को देखा, तो ये एलिवेशन हमें मिला 45 डिग्री। बिल्कुल आराम से समझना आप, अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार आपके कांटेक्ट में ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं आज की क्लास में। अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए हैं, आज से थोड़ा सा और लॉजिकल क्वेश्चन और दो स्टेप वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, यानी AC की लेंथ आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, AC की वैल्यू पूछा गया है, जबकि AB दे दिया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें 2 बार काम करना होता है और हमें ऐसे क्वेश्चन में एक बार तो पहला ट्रायंगल लेना होता है, फिर हमें सेकंड ट्रायंगल लेना होता है। चलिए मैं करवाता हूं, बिल्कुल आराम से देखो आप। तो एक ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा हमें, तो राइट ट्रायंगल ही लेंगे। पहली बात तो ये क्लियर करो। तो राइट ट्रायंगल कितने हैं हमारे पास, ये क्लियर करो। तो एक राइट ट्रायंगल तो यार हमारे पास है CBP। तो चलिए CBP में हम ऑब्जर्व करते हैं और हम tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि हमें हाइट पे ही काम करना है तो tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब हमें BP भी नहीं दिया, हमें सिर्फ ये 10 दिया है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, आप चाहो BP निकालना चाहो तो आप CBP पे काम ना करके ABP पे कर लो, कोई इशू नहीं है, ABP पे कर लेते हैं। ABP पे काम करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस बेस को निकाल सकते हैं PB को। कैसे देखते हैं, tan थीटा लगाते हैं। ABP के लिए थीटा कितना माना जाएगा ये बता दो पहले मुझे। हाँ, तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये है आपका ABP, मैं ओवरराइट कर रहा हूं, आपको दिख जाएगा ये। हाँ, ये है आपका। इसके लिए थीटा तो यार 30 डिग्री है, तो चलिए इसके लिए मैं थीटा लगा देता हूं tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री होता क्या है ये बता दो। tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर यानी AB और डिवाइड बाय बेस। बेस मुझे चाहिए, बेस कितना है, BP है। अब AB की वैल्यू मुझे पता है, कितनी पता है, 10 पता है, और BP मुझे निकालना ही है। अब tan 30 होता कितना है, tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10 और डिवाइड बाय BP। तो यहाँ से हमें BP पता चल चुका है, कितना, BP पता चल चुका है 10 टाइम्स √3। ठीक, तो जहां भी जरूरत होगी ये वैल्यू मैं BP की यूज कर सकता हूं। इसे आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। ये BP मुझे अब पता चल चुका है 10 टाइम्स √3 मीटर इज द वैल्यू ऑफ BP दैट वी हैव नाउ इन दिस केस। ठीक, अब आगे हम काम करेंगे, हमें टोटल BC निकालने की अपॉर्चुनिटी अब बन गई है। अब मैं BC टोटल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मैं BC, चलिए मैं नेक्स्ट अब मैं यूज करूंगा CBP। तो राइट ट्रायंगल यूज करते हैं, किसका, राइट ट्रायंगल CBP का। हाँ, अब इस राइट ट्रायंगल में क्या होने वाला है आप इधर देख के बताओ मुझे। CBP को यदि आप ध्यान से देखो तो आप ये कहोगे कि सर CBP ट्रायंगल के लिए, मतलब इस ट्रायंगल के लिए CB और P, एंगल तो हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक, तो एक काम तो हमें समझ में आ गया कि एंगल है हमारे पास tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री भी होता तो परपेंडिकुलर ही है, यानी परपेंडिकुलर क्या यूज करेंगे हम, CB डिवाइड बाय बेस। होता तो यही है ना, परपेंडिकुलर CB बोलो या BC बोलो, और डिवाइड बाय बेस कितना है, बेस है BP, और BP की वैल्यू आपको पता है। tan 45 डिग्री 1 रख दो, और BC की जगह आपको एक्चुअल में निकालना है, और BP आपको 10√3 पता है, ये BP की वैल्यू आप रख दो 10√3। ठीक, तो चलिए रख देते हैं BP की जगह 10√3, और BC हमें पता करना था। तो इस क्वेश्चन में तो 1 लिखा है तो 1/1 कर सकते हो, तो डायरेक्ट BC आ गया 10√3 मीटर। दिस इज द सेकेंड स्टेप, और सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। तो अब हमें BC भी पता चल गया है टोटल। तो आप यदि ध्यान से देखो तो ये आपका टोटल ये है। यहाँ पे इस पोर्शन में आपने फ्लैग लगा दिया था, और ये आपका इतना पोर्शन क्या था, बिल्डिंग था। ध्यान से देखो, यही बोला गया है। ठीक, अब बिल्डिंग की टोटल लेंथ AB है, ये AB, ये आपको 10 दिया है। ठीक, फिर आपने क्या किया, ऊपर आपने पॉइंट लिया C और आपने BC निकाल लिया। ये टोटल आपने कितना निकाल लिया, BC, ये BC आपने निकाल लिया है 10 टाइम्स √3। ठीक, ऑल राइट।
और ये ए बी आपको गिवन है क्वेश्चन में 10। अब बस इतना आप दिमाग लगाओ कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए यहाँ पे ए सी, आपको ए सी चाहिए और आपको टोटल पता है, ठीक। तो ए सी कितना होगा यहाँ आप समझ सकते हो कि टोटल यदि आपको पता है बी सी, और उस बी सी में से आप हटा दो ए बी या बी ए जो भी बोलो आप, तो आपको ए सी मिल जाएगा। और बी सी आपको कितना पता है, 10√3 पता है। और ए बी आपको कितना पता है, ए बी आपको बच्चों 10 पता है। इसमें से यदि आप 10 कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स √3 - 1। तो वैसे तो आंसर हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे जब तक हमें √3 की वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो आपका आंसर है 10 टाइम्स √3 - 1 मीटर। रेशनलाइज है क्या? बिल्कुल रेशनलाइज है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। तो यही आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे। एक बार और देख लें। सबसे पहले हमने इस छोटे से ट्रायंगल ए बी पी को लिया और इस ए बी पी से हमने क्या निकाल लिया, बी पी निकाल लिया। ये समझ गए आप। फिर उसके बाद हमने बड़ा ट्रायंगल लिया सी बी पी, और इस सी बी पी ट्रायंगल से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया बी सी। ये देखें आप। और एक बार बी सी पता चल गया, यानी टोटल लेंथ पता चल गया ये, और साथ ही साथ हमें ए बी पता तो था ही, तो हमने सिंपली बी सी में ए बी घटा दिया तो हमें ए सी मिल गया। तो ये बी सी में हमने ए बी सब्ट्रैक्ट किया है, और ये सब्ट्रैक्ट करके हमने 10 कॉमन लिया तो √3 - 1 ब्रैकेट में आ गया। तो 10 टाइम्स √3 - 1 मीटर इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। हाँ, अगेन ये शैडो वाला प्रॉब्लम है, यानी आपको एक बार इस प्रॉब्लम को ध्यान से देख लेना चाहिए। ये शैडो वाला प्रॉब्लम, ठीक। यहाँ पे हाइट आपकी चेंज नहीं हुई थी, ये आप शायद समझ गए हैं। तो यही अप्रोच आप इस क्वेश्चन में लगाएंगे, हाइट आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हाइट आपको चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये आप ऐसे स्टैंड हो जाएं और आप सन को इधर ही मानने चले, ठीक। सन को इधर आपने मान लिया है तो शैडो कहाँ बनने वाली है, इसकी नीचे बनने वाली है। हाँ, इस शैडो के पॉइंट को आप यहाँ से देखोगे ध्यान से तो ये एलिवेशन आपको मिलेगा, ठीक। समझ गए? The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। तो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री यहाँ बनाओ, 60 डिग्री पर सपोज ये शैडो है x मीटर का। हाइट आपका नहीं बदलने वाला, ये दिमाग में आपको अब मिल चुका है, ठीक। ये कहानी है ए बी सी की। 60 डिग्री पर शैडो छोटा था, लेकिन जब आपने 30 डिग्री कंसिडरेशन में लिया तो शैडो आपका बड़ा हो गया। ये स्टैंड कर रहा है पर्सन, हाँ, यहीं पे 30 डिग्री लेने पर शैडो बड़ा हो गया। 30 डिग्री लेने पर शैडो बड़ा हो गया, ठीक है। सब कुछ सीधा माने आप। तो यहां से इसको मान लेते हैं ए बी और ये डी। कितना बड़ा हो गया शैडो? पहले शैडो x था, अब 40 मीटर और बड़ा हो गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। ध्यान से समझ लें आप। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें h पता लगाना है। तो h और x में रिलेशन इस फर्स्ट अप्रोच से लगा लो, और उसके बाद आप सेकंड स्टेप का यूज करके h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज करते हैं और हम पता करते हैं h और x में रिलेशन। क्या यूज करते हैं? tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री। क्या होता है tan 60 डिग्री? परपेंडिकुलर, यानी h डिवाइड बाय बेस x। अब आपको मिल जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और यहां से मिलेगा आपको h ओवर x। तो यहां से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे x रिप्लेस करना है, h मुझे चाहिए। जो चाहिए उसकी वैल्यू आप नहीं, h आपको चाहिए तो यहां से x निकालो, ठीक है। तो यहां से x आ जाएगा h डिवाइड बाय √3, ठीक। तो आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, ऑल राइट हो जाएगा। कैसे करें? ऊपर भी √3 का इंटू, नीचे भी √3 का इंटू, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स h डिवाइड बाय 3। आपकी चॉइस है, आप नहीं भी करते हो कोई इशू नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने x निकाल लिया है। यहाँ मैं x रख देता हूँ या फिर मैं बाद में रखता हूँ, तो आपकी चॉइस है। चलिए मैं रख ही देता हूँ। ये आ जाएगा √3 टाइम्स h डिवाइड बाय 3 प्लस 40। ये मुझे मिल चुका है BD की वैल्यू। अब मैं सिंपली यहाँ पे लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा वो आप देख लो। अब मैं लगा देता हूँ tan 30। tan 30 यदि मैं लगाऊंगा तो tan 30 डिग्री कौन से ट्राइंगल में? ABD में। क्या होगा tan 30? AB यानी h डिवाइड बाय BD, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ
1030 कितना दिया है, 1030 मुझे दिया है 1/√3। कितना दिया है 1030 मुझे पता है 1/√3। और h, ठीक है, bd कितना पता है, bd प्यारे बच्चों पता है √3 टाइम्स h डिवाइड बाय 3, और यहाँ 3 कर लो, ठीक है, और प्लस 40, ये मैंने bd की वैल्यू रख दी। ठीक, अब मैं एक काम करूंगा, इस पूरे पोर्शन को, किस पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस √3 को h के साथ, चलिए कर लेते हैं स्टेप। तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स h डिवाइड बाय 3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3 टाइम्स h। समझ गए होगे शायद कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि ये √3 चला गया इस h के साथ। ठीक है, अब इसका मैं कलर और चेंज कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर दिखे, रेड कर देता हूँ। ठीक, आगे देखो, अब एक काम करो, अब आप यहाँ पे इस √3h प्लस इसको उधर भेजना है। एलसीएम ले लो पहले तो एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3 टाइम्स h प्लस यहाँ पे नीचे 1 है। ठीक है, 1 3 ज़ा 3 तो 40 मल्टीप्लाइड विथ 3 120 यहाँ आएगा। ठीक, इतना समझ गए होंगे आप। ये मिल गया √3 टाइम्स h। अब इस 3 को आपको कहाँ भेजना है, इस √3 के साथ। बिल्कुल आराम से देखो, इस जगह में मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ और ये पूरा आंसर दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको √3 टाइम्स कितना, ये √3 है। ठीक है, √3 टाइम्स h प्लस 120 और इधर कितना मिल गया 3√3h। 3√3h ये क्लियर हुआ कि नहीं, यही बताओ पहले आप। 3√3h हो गया होगा, इस 3 को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, 1 को इधर भेज दिया। अब इस √3 को पूरा किधर भेजो, इस साइड भेजो। तो ये 120 है और इधर से आपको मिल जाएगा 3√3h और माइनस √3h। ठीक, यहाँ से आपको 3 से पूरे को डिवाइड करो। ठीक है, 3 से पूरे को डिवाइड करो, या फिर सिंपली यहाँ से h कॉमन ले लो, कोई इशू नहीं है। √3h कॉमन ले लो, रादर √3 टाइम्स h कॉमन ले लो। ठीक, तो ये मिलेगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक, 2 आ गया। अब मैं जो काम कर रहा हूँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इस 2 को, ये 2 ही है ना, इस 2 को मैं इस 120 से काट रहा हूँ। कितना कटेगा भाई, ये 60। या आप 2 का दोनों तरफ डिवाइड कर लो, समझ गए होगे। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों। ये मेरे पास 60 है और यहाँ मेरे पास कितना है √3h। अब मैं दोनों तरफ √3 का इंटू करता हूँ, यहाँ भी √3 का इंटू करता हूँ, ये हो जाएगा 60 टाइम्स √3 और यहाँ √3 का इंटू करूँगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स h। बस अब h आपका आ चुका है, दोनों तरफ 3 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 20√3 और इस तरफ आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सिंपली h। ठीक, तो जिस भी स्टेप से आप करो आपका आंसर आ चुका है। h आपको मिल चुका है कितना, 20√3। बहुत ही प्यारा है। एक बार और मैं करवाता हूँ इसको, फिर से समझाता हूँ। पहले तो आपने फर्स्ट अप्रोच लगाया जब 60 डिग्री आपका क्या था, एंगल था, और आपने सिंपली इसमें इस अप्रोच से h और x में रिलेशन निकाला। आपने x को h/√3 निकाला और उसको √3h/3 रख दिया। ये नहीं भी रखते हो, ये भी यूज करते हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाद में आप रेशनलाइज कर लेना, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो स्टार्टिंग से ये यूज करो, बाद में आप उसको रेशनलाइज कर देना लास्ट में। ठीक है, फिलहाल मैंने ये यूज किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि एंगल इसका चेंज किया, 30 डिग्री किया। ऐसे केस में शैडो की लेंथ 40 मीटर से इंक्रीज हो गई। मैंने x की वैल्यू रख के इसको इस फॉर्म में यूज कर लिया। ठीक, कैसे यूज किया, 10-30 डिग्री लगाते हुए h डिवाइड बाय bd की वैल्यू मैंने ये रखी। बाद में इस bd का इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो गया √3h/3 प्लस 40 और इंटू √3h इज इक्वल टू √3h। फिर हमने क्या किया,
यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से 120 मिल गया, और ये 3 इंटू हो गया √3h के साथ, 3√3h हो गया, ये √3h प्लस 120 है। बाद में इस √3h को मैंने इस साइड भेज दिया, तो ये हो गया 3√3h माइनस √3h, यहाँ से √3h कॉमन लिया तो 3 - 1 2 हो गया, ये 2 120 से कट के 60 हो गया, या सिंपली आप 2 का डिवाइड कर दें दोनों तरफ। इसके बाद हमें मिला 60 इज इक्वल टू √3h, जहाँ पे हमने √3 का इंटू दोनों तरफ किया, ये हो गया 60 √3 इज इक्वल टू 3h, फिर हमने 3 का डिवाइड किया, सिंपली हमें 20√3, ये हाइट आ गई टावर की कितनी, 20√3 मीटर। जब तक √3 की वैल्यू यूज करने को ना बोले आप इसी फॉर्म में आंसर छोड़ें, और यदि वैल्यू √3 की दी है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना आपको आएगा। चलिए ये क्वेश्चन 6 करते हैं, और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आज की क्लास का आपको मिलने वाला है, आप तैयार होंगे। चलिए करते हैं इसको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 डिग्री। चलिए पहले तो एक बार आपने पढ़ लिया है, अब इसको हम एक बार फ्रेम करते हैं। तो कितना है हमारे पास, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पहले आप बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। ये ग्राउंड है, ठीक, ऑल राइट। इस ग्राउंड में एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ये है आपकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ पे कई स्टोरीज हैं यहाँ पे, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि आपने एक और बिल्डिंग देखी, उस बिल्डिंग में आप खड़े हो गए। ये छोटी सी बिल्डिंग थी, ये इतनी ज्यादा नहीं थी, मल्टी स्टोरीड ये नहीं थी, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ स्टोरी थी, ज्यादा बड़ी बिल्डिंग ये थी, ऐसा समझो आप। अब हुआ ये कि आपने देखना शुरू किया, कहां से देखना शुरू किया, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखना शुरू किया। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से नहीं, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखना शुरू किया, यानी आपने AB को देखना शुरू किया। कहां से, आपने CD से, इस CD से आपने किसको देखना शुरू किया, AB को। और जब आपने यहां से देखा, चलिए मैं इसके कलर को चेंज करता हूं, आपने जब C से देखा तो सबसे पहले तो आपने किसे देखा, इस जगह से आपने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर आपने इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा, यानी आपने इसके टॉप को भी देखा, बॉटम को भी देखा। अब यहाँ पे गेम बेटा स्टार्ट हो रहा है डिप्रेशन का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस टाइप से देखोगे, यानी आपका ऑब्जर्वर ऊपर है और आपके ऑब्जेक्ट्स नीचे हैं, या आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो ऐसे केस में लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, इसके डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेंगे दोनों कंडीशन में, ठीक। ठीक है, समझते हैं इसको। इसमें हुआ ये कि सबसे पहले जब हमने टॉप को देखा तो हमें 30 डिग्री दिखा, और जब हमने उस छोटी बिल्डिंग के बॉटम को देखा तो हमें 45 डिग्री डिप्रेशन एंगल मिला। तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की जरूरत है। एक काम आप तो ये कर लो कि यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, तुरंत जैसे ही क्वेश्चन देखो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दे दो, सपोज AE नाम दे दिया हमने। अब AE और इस पर्टिकुलर CX नाम देते हैं, चलिए इसको रेज बोल देते हैं। इन दोनों को आप पैरेलल एज्यूम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने खुद से हॉरिजॉन्टल बनाया है। तो AE और CX पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। सिमिलरली आपका CX और आपका BD पैरेलल होगा, और यदि ये 45 है, ये पूरा 45 है प्यारे बच्चों, तो आपका ये भी 45 हो जाएगा। तो पहला काम तो आप पूरे क्वेश्चन को समझ लो और इस तरीके से फ्रेम कर लो जैसा मैंने अभी करवाया। पूरा गेम फ्रेमिंग का है। वंस यू फ्रेम द क्वेश्चन प्रॉपरली यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली, ठीक है। तो गेम पूरा फ्रेमिंग का है, और अब तक क्वेश्चन को आपने फ्रेम किया है। फिर से मैं समझा दूं, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो और आप एक छोटी बिल्डिंग को देख रहे हो, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से यदि आप इस छोटी बिल्डिंग को देख रहे हो तो क्या क्या होगा आप समझो। क्या क्या होगा, सबसे पहला काम तो होगा कि आप इसके किसे देखोगे, टॉप को देखोगे, और साथ ही साथ इसके बॉटम को देखोगे, ठीक। जब आपने इसके टॉप को देखा तो 30 डिग्री आपको डिप्रेशन मिला था, बॉटम को देखा तो 45 डिग्री मिला था, लेकिन हमने इसको एलिवेशन में बदलने का डिसीजन लिया और हमने इसको सिंपली पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से और
ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट से हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और साथ ही साथ 45 ये दोनों अल्टरनेट हैं और इनको हमने 30-40 ऑब्जर्व कर लिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, जिन दो ट्राइंगल को आपको 1 बाय 1 लेना है, पर पता क्या करना है वो आप देख लो। एक तो हमें हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पता करना है, साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग पता करना है। यानी एक तो हमें BD पता करना है, समझ में आ गया होगा, और एक हमें CD पता करना है। द क्वेश्चंस आर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, पहला क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, सेकेंड क्वेश्चन। चलिए पहले तो हम BD निकालने का प्रयास करते हैं, हमारा BD कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ हम CD निकालने का प्रयास करते हैं। यदि ये आपकी 8 मीटर बिल्डिंग है तो AB 8 है, तो ED आपको 8 पता चल गया, तो ED आप सबसे पहले तो 8 यहां पे लिख दो। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां आप लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। द टैग फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से समझो, मैं आराम से समझा रहा हूं टाइम देकर, ठीक। तो ED आपका 8 मीटर है, ये समझ गए आप, ठीक। CE हमें नहीं पता है, CE हमें नहीं पता है, और CE को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हम इस CE को एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल h, ठीक। इस CE को हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल h, ऑल राइट, ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो AE को मैं मान लेता हूं x, और BD को भी मैं मान लेता हूं x। तो BD मुझे पता चल चुका है x के इक्वल, तो x निकल जाएगा तो BD निकल जाएगा। और CD मैंने किसको माना है, CD मैंने माना है h+8, ठीक है, h+8। चलिए इतना भी क्लियर हो गया। अब एक बार तो ट्राइंगल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा, एक बार हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल सबसे छोटा वाला, कौन सा, CEA ले लेते हैं। इन ट्राइंगल CEA, पहले तो आप इस CEA ट्राइंगल को ले लो, और इस ट्राइंगल में आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 30 डिग्री। तो यहां से आपको मिलेगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री किसके इक्वल मिलेगा, परपेंडिकुलर यानी h, और बेस यानी आपका x। ये ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, तो इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर कितना हिस्सा होगा, परपेंडिकुलर पूरा ये CE होगा यानी h होगा, और बेस आपका पूरा AE होगा यानी x होगा, ठीक है। tan 30 डिग्री होता कितना है, ये होता है 1/√3। तो यहां से हमें मिल गया 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो यहां से हमें पता चल गया x इज इक्वल टू √3h, ठीक है। यहां पे आप डिवाइड में मत लिखो, एज इट इज लिख दो, क्योंकि आपको x भी चाहिए h भी चाहिए। एक बार x निकल जाएगा तो h भी निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो यहां पे हमने इतना क्लियर कर लिया, ठीक। अब हम दूसरा ट्राइंगल यूज करेंगे, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास, खुद आप समझ लो कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो हमारे पास CEA था, और एक कौन सा है ये पूरा देखो ध्यान से, CD और ये B, कौन सा, CDB। चलिए CDB ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल CD और B, इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो तो आपको tan 45 डिग्री लगाना पड़ेगा। सपोज आपने tan 45 डिग्री लगा दिया, तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि भाई tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी आपको CD रखना है, और बेस आपको क्या रखना है, BD रखना है। अब हमारा BD हो या हमारा AE हो, यहां से ध्यान से देखो आप, तो BD हमारा और AE हमारा दोनों इक्वल हैं, पैरेलल हैं, ये मैंने x माने हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं। तो tan 45 डिग्री तो 1 होता है। CD की जगह मुझे क्या रख देना चाहिए, h+8, CD की जगह h+8, ये यहां से आप देख सकते हो, CE h है और ED 8 है, और ये दोनों जुड़ के आपको पूरा दे देगा CD। तो h+8 आप रख दो CD की जगह, और प्यारे बच्चों BD की जगह आपको क्या रखना है, BD की जगह आपको x रखना है। तो x यहां से आ गया h+8। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कुछ भी ना दिखे तो दोनों ही स्टेप से आप x निकाल लें या h निकाल लें, जो भी निकालना इजी है। यहाँ पे x निकालना इजी था इसलिए मैंने x निकाला। एक बार x आप दोनों स्टेप से निकालते हो तो जिस भी स्टेप से x निकालो, 10 स्टेप से x निकालो, 2 स्टेप से x निकालो, दोनों ही इक्वल होने चाहिए ना। तो हमने 2 स्टेप से x निकाला, पहले हमने CEA का यूज करके x निकाला, फिर हमने CDB का यूज करके x निकाला। क्या ये दोनों x इक्वल नहीं होंगे? पहले हमने CEA का यूज करके x क्या निकाला, √3h, फिर CDB का यूज करके x क्या निकाला, h+8। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, या सिंपली आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यदि हम फर्स्ट का
और सेकेंड का यूज करते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई कि दोनों का यदि LHS इक्वल है, ये LHS है, दोनों का इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होना चाहिए, यानी √3h h प्लस 8 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम लिख देते हैं कि √3 टाइम्स h किसके इक्वल होना चाहिए, h प्लस 8 के। अब सिंपली करना क्या है, इस h को हमें ले आना है इधर लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स h माइनस h इज इक्वल टू 8। यहां से हमने h लिया कॉमन, तो ये मिल गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक, तो h हमें मिल गया प्यारे बच्चों 8 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। लेकिन हम इस फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ सकते, हमें रेशनलाइज करना जरूरी है। हम रेशनलाइज इसको करेंगे अगले स्टेप में, यानी हम ऊपर भी किसका इंटू कर देंगे, √3 प्लस 1 का। ये स्टेप आपको लिखना होगा कि रेशनलाइजिंग, या फिर सिंपली लिखें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 प्लस 1। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो आपने ये किया, तो इससे क्या होगा, ऊपर तो आपको मिल गया 8 टाइम्स √3 प्लस 1, और नीचे आप एक फार्मूला बना पा रहे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और क्या होता है ये, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यानी एक बार और ध्यान से देखो, तो ये आ गया 8 टाइम्स √3 प्लस 1 और डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। तो अगले स्टेप में आप क्या करो, इस 2 को इस 8 से कैंसिल कर दो। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। 4 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर इज h। लेकिन क्या ये आपका आंसर है, नहीं, ये तो कोई भी वैल्यू हमारी नहीं आई। पहले तो हमें BD चाहिए, BD है √3 टाइम्स h। तो चलिए BD निकाल लेते हैं। BD कितना है हमारे पास, √3 टाइम्स h। तो BD निकलेगा सबसे पहले √3 टाइम्स h। ठीक, तो √3 टाइम्स और h की वैल्यू है मेरे पास 4 टाइम्स √3 प्लस, यहाँ पे कितना था, 1 था, प्लस 1, ये बंद हुआ और ये ब्रैकेट भी बंद कर दो। अब इस √3 को मैं 4√3 बोल सकता हूं। ठीक है, 4√3 और अंदर √3 प्लस 1। ठीक, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, अंदर भेज दो दोनों को ही। तो ये BD आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बता दो, 4√3 ही अंदर भेज दो, तो 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस, और ये 4√3 इधर आएगा तो 12 प्लस 4√3 मीटर। ये आप पूरा ऐसा छोड़ सकते हो। दिस इज द BD दैट वी एक्चुअली वांट। ये BD हमें जरूरत थी, ये हमें चाहिए था, ये पहला हमें मिल गया। और हमें क्या चाहिए, हमें CD चाहिए, जो CD किसके इक्वल है, h प्लस 8 के। तो CD मेरा किसके इक्वल है, h प्लस 8 के। तो ये CD हो जाएगा h प्लस 8, और h कितना पता है, अभी हमने निकाला है 4 टाइम्स √3 प्लस 4 कितना, 4 टाइम्स √3, या फिर ऐसा ही रहने दो जैसा है, 4 टाइम्स √3 प्लस 1। ठीक है, ऐसा प्लस 8। ठीक, अब इसमें से चाहो तो दोनों में से 4 कॉमन ले लो, या आप चाहो तो इसको अंदर जैसा भी आप चाहो इसमें से 4 कॉमन सपोज लेते हैं, तो ये तो बचेगा भाई हमारे पास √3 प्लस 1, और ये हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर इस फॉर्म में छोड़ा जा सकता है कि 4 टाइम्स √3 प्लस 3 मीटर, और इसमें से भी आप चाहो तो √3 बाहर ले सकते हो। तो 4√3 ये हो जाएगा 1 प्लस √3। ठीक, तो जिस फॉर्म में भी छोड़ना चाहो, यहां भी आप छोड़ देते हो तो चलेगा। बाकी ये आंसर इस तरीके से फाइनलाइज किया जा सकता है, 4√3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक, जनरली आंसर हम डिनोमिनेटर में 1 के फॉर्म में ही छोड़ते हैं। बाकी यदि आप ऐसा भी छोड़ के आ जाओगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे छोड़ें। तो ये आपके दोनों वैल्यूज आ गई, BD आ गया 12 प्लस 4√3। BD आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, BD आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, 4√3 इंटू √3 प्लस 1। BD भी इतना ही आ रहा है और CD भी इतना ही आ रहा है, ऐसा हुआ क्या। ठीक है, तो BD और CD आपने निकाल लिया। तो आज की क्लास में इतना ही चाहिए आपको। तो चलिए इसको एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देना चाहूंगा, लेकिन इसी टाइप के। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आप एज अ होमवर्क लिख लें। ये जो 7th क्वेश्चन है, ये होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप होमवर्क लिखकर
फर्स्ट क्वेश्चन लिख लें। तो कल की क्लास में आपको इसे करके दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा ये होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन लिख लें आप। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ होमवर्क, मुझे कल चाहिए इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही एंड करते हैं अब। थैंक यू क्लास।